रामपुर राज्य में मोहन अपनी पत्नी ब्रिजेश के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई सोहन अपनी पत्नी शीला के साथ दूसरे गांव में किराए के मकान में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी शीला को उसके पिता और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मोहन और ब्रिजेश अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। एक दिन सोहन और उसकी पत्नी शीला अपने गांव रामपुर आते हैं। मोहन अपने बड़े भाई सोहन की बहुत इज्जत करता था। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन ब्रिजेश, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानते ही हो पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अजी भैया, भाभी भी तो आए हुए हैं। हम पिताजी को भैया भाभी के पास छोड़कर जाएंगे। वो एक दिन के लिए हमें मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर की ही तो बात है। हम दोनों तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ठीक है ब्रिजेश, तुम जाकर भैया भाभी को बता दो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़े ही देर बाद मोहन और उसकी पत्नी ब्रिजेश मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी हेमलाल की तबीयत खराब होने लगती है और हेमलाल अपनी बड़ी बहू शीला से कहता है, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? अरे क्या हुआ बूढ़े? सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से मोहन और ब्रिजेश को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी शीला कुछ देर सोचती है। लगता है इस बूढ़े के जाने का समय आ गया है और ये जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहने लगेंगे। तभी शीला जाकर अपने पति सोहन को सब कुछ बता देती है और सोहन अपने पिता के पास आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। जल्दी से मोहन और उसकी पत्नी ब्रिजेश को बुला दो। पिताजी, मैंने देखा, पर वह दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम उन दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे, ताकि तुम दोनों को पैसों की कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम्हारे माँ ने मुझे बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों को धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। तो तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था, ताकि कोई उसे चुरा न ले। इतना कहकर हेमलाल अपने प्राण त्याग देता है। ओ बूढ़े, कम से कम इतना तो बता देता कि कहाँ छुपा के रखा है उसे धन को। चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह से हम उस धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप सब कुछ अपने छोटे भाई को मत बताइएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। लेकिन हम उस धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे, वह भी मोहन के रहते हुए? उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना। इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद शीला सोहन को धन को ढूंढने की तरकीब बताती है। अरे वाह भाग्यवान, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी मोहन ब्रिजेश मंदिर से वापस घर लौट आते हैं। अरे पापा जी, क्या हो गया आपको? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा पिताजी? तभी यह सब देखकर मोहन कहता है, पिताजी उठ जाओ। पिताजी, भाई ये सब कब हुआ? तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो पिताजी। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके पिताजी के सारे क्रियाक्रम खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन सोहन अपने भाई मोहन से कहता है, सुनो भाई मोहन, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी ब्रिजेश को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी जायदाद
और यह घर मेरे नाम कर दिया है, क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था। इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। यह सब सुनकर मोहन बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहन कहता है, अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। वह तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि मोहन को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। नहीं भाभी, यह गलत है। पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। मोहन, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसीलिए मैंने हमारे गांव के मुखिया को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहां मुखिया जी आते हैं और हेमलाल के लिखे हुए खत को पढ़ते हैं। मैं हेमलाल, इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो सब अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे सोहन के नाम होगी, और छोटे बेटे को मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वह मेरे बीमार होने पर मुझे छोड़कर भाग गया था। इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद सोहन के नाम करता हूँ। मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है, क्या वह सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? मोहन, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस खत में जो भी लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है, और उसके बाद अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा भाई मोहन और उसकी पत्नी ब्रिजेश मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैंने और शीला ने पिताजी की बहुत सेवा की, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, और पिताजी हमारे साथ खुश भी थे। हाँ मोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही सोहन और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोहन मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब आप मोहन को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं। पिताजी मुझसे नफरत करते थे, तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपने पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया बोलता है, मोहन, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार तुम्हें जंगल में जाना होगा और वहीं कुछ न कुछ करके वहीं रहना होगा। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, और हम लोग भी पिताजी की बहुत सेवा करते थे। देखिए मुखिया जी, इन्हें दोनों को समझा दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस न करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। देखो मोहन, तुम्हारे पिताजी के लिखे वसीयत के अनुसार ये घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता मुखिया जी, क्योंकि इन्हें पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इन्हें तो अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सुनिए जी, चलिए, ये घर अब हमारा नहीं है। लेकिन ब्रिजेश, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो वह हमें बता सकते थे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं जी, पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे ब्रिजेश, हमने पिताजी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। पता नहीं जी, पर इसमें भैया भाभी का क्या दोष है। चलो यहाँ से, अब हमारा यहाँ से दाना पानी उठ गया है। फिर वह दोनों वहां से जंगल की ओर चले गए। तभी सोहन अपनी पत्नी शीला से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। पिताजी का छुपाया हुआ धन और सारी जायदाद भी हमारी हो गई, और यह घर भी हमारा हो गया। मोहन और ब्रिजेश जंगल में थोड़ी दूर ही जाते हैं। तभी ब्रिजेश मोहन से कहती है, ए जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरा गला कब से सूखा जा रहा है।
क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं? ब्रिजेश, मैं इस घनघोर जंगल में तुम्हारे लिए पानी कहाँ से खोजूंगा? मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अजी, यह इतना बड़ा जंगल है, इसमें कहीं ना कहीं कोई तालाब तो जरूर होगा। आप उस तालाब को खोजने का प्रयास करो। मैं उस तालाब को कहाँ खोजूंगा? वैसे भी ये इतना बड़ा जंगल है, इसमें तो जानवर भी रहते होंगे। ब्रिजेश, मैं तो इस जंगल में पहले कभी भी नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए पानी कैसे लाऊंगा? अजी, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बस तालाब खोजने की कोशिश करो, आपको पानी का तालाब अवश्य ही मिल जाएगा। पर ब्रिजेश, तुम एक बार सोच कर तो देखो, मैं इस जंगल में से कहां से तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा? आप मेरे लिए जब तक पानी नहीं लाओगे, मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चलूंगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी कहीं ना कहीं से लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ब्रिजेश, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जाता हूँ। मोहन इधर उधर तालाब को खोजने लगता है। तभी उसे एक तालाब नजर आता है। वह उस तालाब के पास जाता है। जैसे ही वह तालाब के पास खड़ा होता है, तभी उस तालाब में एक जीन प्रकट होता है। हे मनुष्य, तुम इस घन घोर जंगल में क्या करने आए हो? जिन्न जी, यहाँ से कुछ दूर जंगल में मेरे पत्नी पानी के लिए प्यास से तड़प रही है, इसीलिए मैं यहाँ पानी लेने के लिए आया हूँ। कृपया आप मुझे पानी ले जाने की आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हें यहाँ से जल ले जाने नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुम्हें यहाँ से पानी ले जाना है तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझसे सवाल पूछो। ठीक है, तुम मेरा सवाल ध्यान से सुनना। बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य दूसरों की मदद करना है। क्या मेरा जवाब ठीक है? तुम्हारा जवाब ठीक है। तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो। मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे। मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा देना चाहता हूँ। पर तुम ये बात याद रखना, तुम्हें इस घड़े से दूसरे की मदद करनी है। अगर तुम इस घड़े को केवल अपने नाम का इस्तेमाल करोगे, तो जो तुम्हें इस घड़े से पाया है वह सब तुमसे छीन जाएगा। ठीक है जिन्न जी, मैं इस घड़े से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करूंगा। ठीक है, तुम ये घड़ा ले जाओ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोहन उस घड़े को लेकर वहां से चला जाता है। ये देखो ब्रिजेश, मैं क्या लाया हूँ। ए जी, आपसे मुझे पानी लाने को कहा था, आप ये खाली घड़ा क्यों ले आए? तुम क्या सोच रही हो, ये एक मामूली घड़ा है। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। तो आप ये जादुई घड़ा कहाँ से लाए हो? मैं जब इधर उधर पानी को ढूंढ रहा था तो मुझे एक तालाब दिखा, पर जैसे ही मैं उस तालाब के पास गया तो तभी वहां एक जिन्न प्रकट हुआ। उसने मुझसे एक सवाल पूछा और मैंने उस सवाल का सही जवाब दे दिया, तो उसने मुझसे यह जादुई घड़ा दिया। पर उसने मुझसे यह भी कहा है कि इस जादुई घड़े से तुम दूसरों की मदद करना, अगर तुम इससे केवल अपने लिए मांगोगे तो तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इससे गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी है। तो फिर आप इस घड़े से मेरे लिए पानी मांग लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे लिए अभी पानी मांगता हूँ। ए जादुई घड़े, कृपया कर मुझे मेरी पत्नी के लिए पानी दे दो। मुझे अपनी पत्नी को पानी पिलाना है। तभी वह घड़ा पानी से लबालब भर जाता है। ये देखो, इस जादुई घड़े में कैसे पानी आ गया। अजी, ये तो सच में जादुई घड़ा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह सब कैसे हो गया। हाँ ब्रिजेश, उस जीन ने सही कहा था कि यह जादुई घड़ा है। अब तुम इस पानी को पी लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। फिर वह दोनों उस घड़े को लेकर चले जाते हैं। अब वह जादुई घड़े की मदद से एक घर बना लेते हैं और गरीबों की मदद करने लगते हैं। इस तरह वह एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।